talked about fundamental right, personal liberty. That comes with reasonable restriction. तो ये reasonable restriction है that state can impose upon you is legal arrest. So what is arrest? Who can arrest? Whom can be arrested? Dear friends, I welcome you all to my YouTube channel Law Simplified with Shashi Shekhawat. As I told कि मैं जो आपका फंडामेंटल राइट है पर्सनल लिबर्टी दैट इज नॉट एब्सोल्यूट राइट दैट कम्स विद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस. तो स्टेट कैन अरेस्ट यू इन सम मैटर्स. इन मैटर्स में अरेस्ट कर सकता है. कैसे अरेस्ट करता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले तो क्या है कि अरेस्ट करने का प्रोसीजर क्या है, कैसे अरेस्ट किया जा सकता है, ये सबसे पहले ये समझते हैं. तो अरेस्ट किए जाने का प्रोसीजर जो है हमारे CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर दिया गया है. और अगर हम किसी पर्टिकुलर एक्ट के तहत अगर किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं तो उस एक्ट में जो प्रोसीजर दिया गया उसको फॉलो करेंगे. लेकिन अगर उस एक्ट में कोई प्रोसीजर नहीं दिया गया है तो हम CRPC के तहत ही फॉलो करेंगे. और CRPC के तहत जो अरेस्ट करने का प्रोसीजर है वो ये है. तो सबसे पहले अरेस्ट करने के लिए पुलिस अधिकारी या कोई भी व्यक्ति जो जिसको अरेस्ट कर रहा है वो जिसको अरेस्ट कर रहा है उसको एक वार्निंग देगा, वर्बल वार्निंग. उसको बताएगा कि यू आर अंडर अरेस्ट. और उसके ऐसे बोलने के ऊपर वो व्यक्ति अगर अपनी बॉडी एक्शन से सरेंडर कर देता है या हैंड्स अप कर देता है या कोई भी ऐसा सिग्निफिकेशन दे देता है कि उसने उस अरेस्ट के तहत वो अपने आप को सरेंडर कर रहा है, तो उसके लिए कोई फोर्स यूज करने की जरूरत नहीं होगी. लेकिन अगर वो कोई व्यक्ति ऐसा उसको वर्बल इंटीमेशन देने के बाद अगर अपने आप को सबमिट नहीं करता है तो उस केस में पुलिस अधिकारी के पास ये राइट है कि वो उसको बाय फोर्स यूज करते हुए उसको अरेस्ट कर सकता है. फोर्स कितना यूज करेगा ये डिपेंड करेगा फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के हिसाब से. अगर वो भागने की कोशिश करता है या रेसिस्ट करता है तो उस हिसाब से वो उतना फोर्स उसके ऊपर अप्लाई किया जा सकता है. तो कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा था अगर वो वर्बल सबमिशन पे खुद को सबमिट नहीं करता है तो उसको अरेस्ट करने के लिए उसकी बॉडी को टच किया जा सकेगा और फोर्स अगर जरूरत पड़ती है तो फोर्स अप्लाई किया जा सकता है. अब दूसरी बात है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको अरेस्ट किया जाना वो अगर फीमेल हो तो क्या किया जा सकता है. तो उस केस के अंदर भी वही होगा. और उसका इस केस में जैसे वो उसको वर्बल इंटीमेशन दिया जाता है तो उसका सबमिशन प्रिज्यूम किया जाएगा. ये माना जाएगा कि उसने सबमिट कर दिया. और अगर कहीं जरूरत पड़ती है उसको अरेस्ट करने की, उसको टच करने की या फोर्स यूज करने की तो एक फीमेल ऑफिसर ही होगी जो उसको अरेस्ट कर सकती है. मेल ऑफिसर उसको टच भी नहीं करेगा जब तक कि ऐसे सर्कमस्टांसेस नहीं होते. ऐसे सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं अनअवॉइडेबल जिसके अंदर उसको अरेस्ट करना जरूरी है. तो उस केस के अंदर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर मेल पुलिस कैन आल्सो टच. अदरवाइज जनरल रूल इज दैट कि ओनली फीमेल पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट ए फीमेल. प्रिंसिपल और है कि किसी भी फीमेल को सनसेट के बाद और सनराइज के दौरान अरेस्ट नहीं किया जाएगा किसी भी सर्कमस्टांसेस में. और अगर ऐसे कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस अराइज भी होते हैं तो वुमेन पुलिस ऑफिसर पहले जो है वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेगी, अथॉरिटी लेगी, वारंट लेगी, उसके बाद ही कर सकेगी. अदरवाइज एक फीमेल को ड्यूरिंग नाइट कैन नॉट अरेस्ट. अब ये कि जब अगर कोई किसी व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट किया जाता है तो अरेस्ट करने वाला अधिकारी उसको किस ऑफेंस में गिरफ्तार किया जाता है, उसके ग्राउंड ऑफ अरेस्ट क्या है, ये सब उसको बताया जाएगा. अगर ऑफेंस बेलेबल है तो ये बताया जाएगा कि आप बेल के लिए अप्लाई कर सकते हो वगैरह वगैरह. ये बेसिक इन्फॉर्मेशन वो उसको दी जाएगी. अरेस्ट करने वाला अधिकारी है वो अपनी वर्दी पहनेगा, अपनी नेम प्लेट लगाएगा, ये सब चीज़ें. और जो अरेस्ट करेगा वो एक उसकी अरेस्ट मेमो बनाएगा. उसके अंदर उसका नाम, एड्रेस वगैरह सब मेंशन किया जाएगा. उसका टाइम अरेस्ट का वो लिखा जाएगा. और कोई जो जिसको अरेस्ट किया गया है उसका कोई फ्रेंड रिलेटिव है उसके द्वारा उस मेमो को अटेस्ट किया जाएगा, यानी उसके साइन किए जाएंगे. और उसके बाद में जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उस अरेस्टेड व्यक्ति का उसका काउंटर साइन होगा. तो ये एक मैंडेटरी प्रोसीजर है. तो उससे ये हो जाता है कि पुलिस ने जो है उस व्यक्ति को उसके राइट्स जो हैं वो उसको बताए हैं और उसको ये जो इंफॉर्मेशन जो दी जानी थी वो दी. आजकल ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है. कोई है किसी दूसरे शहर का, दूसरे जिले का व्यक्ति अगर आ जाता है और कोई अपराध करता है उसको अरेस्ट कर लेता है तो उसके घर वालों को पता भी नहीं होता है. तो
आजकल क्या है कि हर डिस्ट्रिक्ट में कंट्रोल रूम बनाया गया है जिनके अंदर ऐसे व्यक्ति जिनको अरेस्ट किया गया उनकी डिटेल रखी जाती है और स्टेट लेवल के ऊपर एक डाटाबेस रखा जाता है। तो इस तरह से क्या है वो एक दूसरे स्टेट से और इनसे क्या इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति होता है उसके कोई रिलेटिव वगैरह उसको ढूंढते हुए आते हैं तो वहाँ से उनको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब बात यह आती है कि अरेस्ट कौन कर सकता है। केवल पुलिस अधिकारी अरेस्ट कर सकता है या कोई और भी कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। एक प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है। जुडिशियल या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो भी अरेस्ट कर सकता है। वो कब अरेस्ट कर सकते हैं ये हम अभी समझने की कोशिश करते हैं। तो उससे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो लीगल टर्मिनोलॉजी है वो अभी इसमें आगे आएगी तो बेटर होगा कि हम उनको पहले समझ लें। सबसे पहले आता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब ये होता है कि संज्ञेय अपराध, ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस अधिकारी आपको बिना वारंट अरेस्ट कर सकता है और ऐसे अपराध जिनके लिए वारंट से ही अरेस्ट कर सकता है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का मतलब होता है कि ऐसे ऑफेंसेस जिनके लिए जनरली एक एफआईआर लॉन्च की जाती है। एफआईआर लॉन्च करने के बाद पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के पास ये पावर होती है कि वो आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए कम से कम एक ऑफेंस का कॉग्निजेबल होना आवश्यक है एफआईआर दर्ज होने के लिए। और उसके अलावा बाकी उसमें अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस भी आते हैं तो भी वो मामला कॉग्निजेबल ही कहलाता है। दूसरा आता है कि बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं। बेलेबल ऑफेंसेस का मतलब ये होता है कि हमारी जो सीआरपीसी के शेड्यूल फर्स्ट के अंदर जो ऑफेंसेस बेलेबल बताए गए हैं या अन्य किसी एक्ट के अंदर जो टाइम बीइंग इन फोर्स है उसके अंदर जिन अपराधों को बेलेबल बताया गया है वो सारे अपराध जो हैं बेलेबल कहलाते हैं और इनके अलावा जो भी अपराध है वो नॉन बेलेबल है। तो बेलेबल का मतलब ये होता है कि ऐसे अपराध जिनके अंदर आप एज ए मैटर ऑफ राइट जो है बेल क्लेम कर सकते हैं और कोर्ट के पास इसके लिए जो ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं होता है वो आपको उन मैटर्स में बेल देता ही देता है और ऐसे मैटर्स के अंदर आपको पुलिस थाने से भी बेल मिल जाती है। लेकिन नॉन वेलेबल ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होता है। कोर्ट चाहे तो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के हिसाब से आपको उसमें बेल दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है और पुलिस अथॉरिटीज को ये पावर नहीं होती है कि इन मैटर्स में आपको बेल रिलीज कर सकते। तीसरी टर्मिनोलॉजी जो आगे आएगी वो ये है कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कौन होता है। तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया गया है वो उस वारंट ऑफ अरेस्ट के एग्जीक्यूशन को अवॉइड करने के लिए कहीं छिप रहा है, भाग रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोर्ट जो है वो एविडेंस लेके या बिना एविडेंस के भी एक रिटन प्रोक्लेमेशन जारी करता है कि विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द प्रोक्लेमेशन कि वो कोर्ट के समक्ष उपस्थित हो। और ऐसे प्रोक्लेमेशन को पब्लिश करने के जो तरीके होते हैं कि वो व्यक्ति जिस गांव में, शहर में, मोहल्ले में रहता है उस जगह पे ऐसे कोई कॉन्स्पिक्यूअस स्पॉट जो सहज दृश्य भाग हो, जो आसानी से नजर आता हो, उस जगह पे खड़े होके और उसको ड्रम बीट के ऊपर मुनादी की जाती है या ऐसे किसी जगह पे उस जो प्रोक्लेमेशन है उसको चस्पा किया जाता है ताकि सब लोग पढ़ सके। या फिर जो कोर्ट का जो परिसर होता है उसके अंदर ऐसी कोई जगह है जहाँ पे वो इजीली जो है वो व्यूएबल हो, उस जगह पे उसको चस्पा किया जाता है। इन सब के अलावा पब्लिश करने के लिए कोर्ट चाहे तो किसी जो डेली सर्कुलेटिंग न्यूज़पेपर है उसके अंदर एक पब्लिश करने की कंडीशन इम्पोज कर सकता है। तो इस तरह से लेकिन ऐसी कोई प्रोक्लेमेशन किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो सीरियस ऑफेंस का कमिटर है, जैसे 302 मर्डर है या कोई कल्पेबल होमिसाइड है या कोई डेकोइटी है, रोबरी है। तो ऐसे ऑफेंसेस के अंदर जब प्रोक्लेमेशन इशू करती है उसके प्रोक्लेमेशन इशू करने के बाद उस टाइम के जो उसमें दिया गया वो व्यक्ति कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो कोर्ट ये इंक्वायरी करने के बाद कि ये प्रोक्लेमेशन उसको जो है वो रीच होगी, कम्युनिकेट होगी, तो उसके बाद में वो उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर देता है। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि अरेस्ट कौन कर सकता है। तो अरेस्ट करने के लिए पुलिस ऑफिसर तो कर ही सकता है, उसके अलावा एक प्राइवेट पर्सन भी कर सकता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वो भी गिरफ्तार कर सकते हैं। ये कब और किन सर्कमस्टांस में गिरफ्तार करते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले प्राइवेट व्यक्ति
किसी को कब गिरफ्तार कर सकता है? केवल और केवल तब गिरफ्तार कर सकता है जब उसके सामने कोई नॉन वेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर हो रहा हो तो वो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। या अगर उसके समक्ष कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर आ गया हो तो वो उसको अरेस्ट कर सकता है। वो अरेस्ट करेगा उसको, और अरेस्ट करने के बाद में वो पुलिस अथॉरिटी को जो है, जो नियर बाई पुलिस थाना है उसके अंदर वहाँ ले जाता है, या पुलिस को वहाँ बुला लेता है, और पुलिस जो है उसके बाद में अपना वेरीफाई करने के बाद में उस व्यक्ति को रीअरेस्ट कर सकता है। तो प्राइवेट व्यक्ति की ये पावर होती है। अब दूसरी बात आती है कि मजिस्ट्रेट कब गिरफ्तार कर सकता है। वेदर जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव दोनों मजिस्ट्रेट ऐसे किसी भी मैटर के अंदर जिनके अंदर उनको उस व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी करने का अगर पावर है तो वो उसको अरेस्ट भी कर सकता है। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए भी अरेस्ट कर सकता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए भी कर सकता है, वेलेबल के लिए भी कर सकता है, नॉन वेलेबल के लिए भी कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को भी अरेस्ट कर सकता है जो उसके प्रेजेंस में है, या ऐसे व्यक्ति जिसने उसके जुरिसडिक्शन में कोई ऑफेंस किया है तो वो उनको अरेस्ट कर सकता है। क्योंकि पुलिस को भी जो है वारंट की अथॉरिटी जो है वो मजिस्ट्रेट इशू करते हैं। तो जब वो पुलिस को ही पावर डेलीगेट कर रहे हैं अपने, तो खुद तो अरेस्ट कर ही सकते हैं, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन वो अरेस्ट करेगा जब उसकी जुरिसडिक्शन में आता होगा मैटर, या वो उसके प्रेजेंस के अंदर होगा। हमने देखा कि कई बार मजिस्ट्रेट जो है वो अपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वगैरह के मैटर्स के अंदर भी वो आपको डिटेन करते हैं, वो चाहे तो अरेस्ट भी कर सकते हैं अगर आपने अनकंडीशनल अपॉलजी अगर नहीं दी हो तो। तीसरी बात है कि पुलिस अधिकारी भी आपको अरेस्ट कर सकता है। तो पुलिस अधिकारी भी अरेस्ट करेगा, उसका भी एक प्रोसीजर है। कब करेगा, कैसे करेगा? पुलिस अधिकारी जैसे कि मैंने बताया कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, और नॉन कॉग्निजेबल में विद वारंट अरेस्ट कर सकता है। तो सबसे पहले विद वारंट में हम देख लेते हैं। विद वारंट में ये होता है कि जब मजिस्ट्रेट कोई वारंट इशू करता है तो वो जनरली किसी पुलिस अधिकारी को ही जो वो डेजिग्नेट करता है कि आप उसको अरेस्ट कीजिए, कोर्ट के समक्ष पेश कीजिए। तो उस मैटर्स के अंदर वो ऐसे वारंट जो है वो अवेलेबल भी हो सकते हैं, नॉन अवेलेबल भी हो सकते हैं। अगर नॉन अवेलेबल है तो पुलिस अधिकारी के पास कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, वो उस व्यक्ति को अरेस्ट करेगा, कोर्ट के समक्ष पेश कर देगा। लेकिन अगर वो वारंट अवेलेबल है तो पुलिस अधिकारी जो है वो उसकी बेल एक्सेप्ट कर लेगा अगर वो देने के लिए तैयार है तो, और उस बेल को बेल पेपर्स को कोर्ट के समक्ष पेश कर देगा, और उस व्यक्ति को डायरेक्ट कर देगा कि जिस डेट को उसको पेश होना है वो कोर्ट के समक्ष पेश हो जाए। अब बात आती है कि विदाउट वारंट कब अरेस्ट कर सकता है। तो विदाउट वारंट अरेस्ट करने के लिए पुलिस अधिकारी एक व्यक्ति को तभी अरेस्ट करेगा जब उसकी प्रेजेंस के अंदर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कोई व्यक्ति करता है, तो पुलिस इमीडिएटली उसको अरेस्ट कर सकती है। या फिर पुलिस के पास कोई कंप्लेन आई हो, या कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हो, या फिर कोई रीजनेबल सस्पिशन हो कि उसने कोई अपराध किया है, और ऐसा अपराध जो है वो 7 साल तक की सजा से जो है वो दंडित है। तो उस केस के अंदर पुलिस उसको इमीडिएटली डायरेक्ट अरेस्ट नहीं करेगी, पहले वो उस व्यक्ति को नोटिस जारी करेगी। नोटिस जारी करेगी, उसको समय और जगह बताया जाएगा कि आप यहाँ आइए और हमें कोऑपरेट कीजिए इन्वेस्टिगेशन में। और वो व्यक्ति अगर वो कोऑपरेट करता रहता है तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर वो कोऑपरेट नहीं करता है, या वो फरार होने की कोशिश करता है, या पुलिस को लगता है कि उसकी अरेस्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी है, तो या फिर उसको लगता है कि उसको कोर्ट के समक्ष पेश करने के लिए उसको गिरफ्तार किया जाना है, तो ही नोटिस देने के बावजूद भी उसको अरेस्ट कर सकती है। अदरवाइज इन मैटर्स में पहले नोटिस देगी और उसको डायरेक्ट अरेस्ट नहीं करेगी। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश भी आया था कि कुछ मैटर्स के अंदर, जैसे फैमिली मैटर्स है, मैट्रिमोनियल मैटर्स है, ऐसे मैटर्स के अंदर भी डायरेक्ट जो है वो FIR भी दर्ज नहीं की जाए और अरेस्ट भी नहीं किया जाए, पहले इंक्वायरी करें, और फिर अगर उनको लगता है इंक्वायरी के अंदर कि हाँ मामला कॉग्निजेबल ऑफेंस का है, बनना पाया जाता है, उसके बाद ही वो आगे प्रोसीड करें। दूसरा, पुलिस अधिकारी अगर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है उसको अरेस्ट कर सकती है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को तो जब प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है तो पुलिस अधिकारी को तो कर ही सकता है, नो डाउट एट ऑल। दूसरा ये होता है कि कुछ मैटर्स के अंदर क्या होता है, कुछ आदतन अपराधी होते हैं जो कन्विक्ट होने के बाद में भी संभावना ये रहती है कि फिर ऐसे अपराध करेंगे, तो ऐसे उनका क्या है कि डाटाबेस रखा जाता है, उनका नेम एड्रेस वगैरह वो अपडेटेड रखा जाता है। लेकिन अगर ऐसा कोई कन्विक्ट रिलीज्ड है जो वो अपना एड्रेस चेंज कर लेता है, वो उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को नहीं देता है, तो पुलिस ऐसे व्यक्ति को भी विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। दूसरे मैटर्स ये आते हैं कि अगर कोई जैसे आर्म फोर्सेस से अंदर कोई व्यक्ति अगर भाग जाता है, भगोड़ा हो जाता है, डेजर्टर हो जाता है,
तो ऐसे व्यक्ति को भी पुलिस जो है वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। दूसरे कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा ऑफेंस किया जो आईपीसी के तहत अपराध है, ऐसा ऑफेंस उसने बियॉन्ड इंडिया किया है, इंडिया के बाहर कहीं किया है और उस किसी कंट्री में किया है, उस कंट्री के साथ हमारे अगर एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी है और उसकी तरफ से अगर रिक्वेस्ट आती है तो हम उसको वहां पे भेजने के लिए उसको अरेस्ट कर सकता है पुलिस अधिकारी। या किसी पुलिस अधिकारी को किसी अन्य पुलिस अधिकारी से अगर ये इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी व्यक्ति के बारे में कि जो उनके एरिया के अंदर है कि उसको अरेस्ट करके हमारे को जो है उसको सरेंडर करो, तो पुलिस अधिकारी ऐसे वेरीफाई करते हुए उस व्यक्ति को अरेस्ट करके वो उसको उस अधिकारी को सौंप देता है। जिसके पास है पुलिस अधिकारी को पता चलता है कि किसी जैसे सपोज कोई मोटरसाइकिल चुराई हुई, पेपर्स मांगते हैं वो दे नहीं पाता, तो ऐसे व्यक्ति को भी पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति अरेस्ट कर सकता है। या ऐसा कोई व्यक्ति जो लॉफुल कस्टडी से भाग गया हो, जिसको ऑलरेडी अरेस्ट कर रखा हो या जेल से में हो, वो वहां से अगर वो भाग जाता है तो ऐसे व्यक्ति को तो पुलिस अधिकारी विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। कुछ मैटर्स रहते हैं जैसे हमने कहा कि इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर भी जब अगर कोई व्यक्ति अपना सही नाम पता वगैरह नहीं बताता है तो पुलिस अधिकारी उसका असली नाम पता और ये जानकारी प्राप्त करने के लिए उसको अरेस्ट कर सकता है, लेकिन वो उसी पर्पज के लिए जैसे ही उसका नाम पता एड्रेस वगैरह वेरीफाई हो जाता है तो उसके बाद उसको छोड़ देता है। अगर वो सर्टेन नहीं होता तो वो उसको गिरफ्तार कर सकता है। अब जब पुलिस अधिकारी किसी को गिरफ्तार करता है तो गिरफ्तार करने का प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहले पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को वर्बल इंटीमेट करेगा कि यू आर अंडर अरेस्ट। तो अगर अपने एक्शन से अगर अपने आप को सबमिट कर देता है तो वहां उसकी बॉडी को टच करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वो वर्बल इंटीमेशन के ऊपर अपने आप को सबमिट नहीं करता है कस्टडी के अंदर तो पुलिस अधिकारी उसको एक्चुअली टच करेगा, उसको पकड़ेगा और जहां अगर फोर्स की जरूरत होगी तो जितने फोर्स की आवश्यकता है उतना फोर्स भी अप्लाई कर सकता है। और अगर वो लॉफुल कस्टडी से भागने की कोशिश करता है तो जितने आवश्यकता हो, यानी कहने का मतलब ये कि जैसे हम सोचते हैं एनकाउंटर वगैरह, तो एनकाउंटर वगैरह भी किए जा सकते हैं ऐसे मैटर्स के अंदर। दूसरा ये कि अगर पुलिस अधिकारी किसी ऐसे फीमेल को अगर अरेस्ट करने की आवश्यकता होती तो ऐसे में एक फीमेल ऑफिसर होगी जो उसको अरेस्ट करेगी, जब तक कि सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं हो कि उसको अरेस्ट किया जाना आवश्यकता है और फीमेल अधिकारी नहीं है तो मेल अधिकारी भी अरेस्ट कर सकता है, लेकिन वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होंगे तभी किया जाएगा उसके अंदर। अगर कोई व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया जाना अगर वो फीमेल है तो उसको आपने जैसे वर्बली इंटीमेट किया कि यू आर अंडर अरेस्ट, तो उसके विदाउट एनी एक्शन इट शैल बी प्रिज्यूम्ड कि उसने अपने आप को सबमिट कर दिया। लेकिन अगर वो इन केस अगर वो सबमिट नहीं करती है तो उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस ऑफिसर के द्वारा फीमेल ऑफिसर के द्वारा रीजनेबल फोर्स अप्लाई किया जा सकता है। अब दूसरी बात ये आती है कि अगर किसी फीमेल को अरेस्ट करना है तो उसको सनसेट के बाद और सनराइज से पहले यानी ड्यूरिंग नाइट उसको कभी भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसे कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस अगर अराइज भी होते हैं तो वुमन पुलिस ऑफिसर जाएगी और वो पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट से उसकी परमिशन लेगी, उसके बाद में ही उसको अरेस्ट करेगी, अदरवाइज अंडर नो सर्कमस्टांसेस शी विल बी अरेस्टेड ड्यूरिंग नाइट। अब दूसरी बात आती है कि अरेस्ट करने के बाद में क्या होगा। अरेस्ट करने वाला अधिकारी जो है वो अपनी यूनिफॉर्म में होगा, उसने नेम प्लेट बैज पहना होगा और उसके बाद में वो उसको अरेस्ट करने के बाद में वो उसकी एक अरेस्ट मेमो बनाएगा। अरेस्ट मेमो में बनाने के बाद वो उस जिसको अरेस्ट किया गया है उसके किसी फ्रेंड या रिलेटिव का साइन करवा के उसको अटेस्ट कराएगा और उसके बाद जिसको अरेस्ट किया गया है उससे उसी अरेस्ट मेमो को काउंटर साइन करवाया जाएगा। उससे ये हो जाता है कि उसकी जो कंप्लाइंस हमने कर दी है और उसके बारे में अगर बेलेबल ऑफेंस है ये तो उसको ये बता सकता है कि भाई आप बेल के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये बेसिक नॉलेज देगा। वो अपने मनपसंद किसी लॉयर से अगर कंसल्ट करना चाहता है तो वो उसको उसका राइट बताएगा, अगर वो कोई लॉयर को कंसल्ट करता है तो उसको कंसल्ट करने देगा, उसको उससे मिलने देगा। अभी हमने ये भी देखा कि कई बार क्या होता है कि कई दूसरे स्टेट से या डिस्ट्रिक्ट से लोग आते हैं, कोई ऑफेंस कर जाते हैं और वो अरेस्ट हो जाते हैं और उनके घर वालों को पता भी नहीं चलता। तो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए अब हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या है कि कंट्रोल रूम्स बनाए जाते हैं जिसके अंदर ऐसे व्यक्ति जिनको अरेस्ट किया जाता है उनका एक रिकॉर्ड रखा जाता है और ये एक स्टेट लेवल पे भी किया जाता है, वहाँ पे भी एक डाटाबेस रखा जाता है और ऐसे व्यक्ति अक्यूज व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया है उसका
मेडिकल एग्जामिनेशन भी किया जाएगा। ये 3 तरह का हो सकता है। अगर अक्यूज ने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिससे उसकी बॉडी पे कोई एविडेंस मिल सकता है, तो कम से कम SI रैंक का अधिकारी उसको एक जो है वो मेडिकल ऑफिसर, जो गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर होगा, अगर गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास भी ले जा सकता है और वो उसका जो एग्जामिनेशन करेगा। और उस एग्जामिनेशन के अंदर वो जो है वो उसका ब्लड स्टेन्स, स्वाब, ये जो कोई अगर सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं उनके लिए, या फिर कोई DNA प्रोफाइलिंग जो है उसके लिए, कोई फिंगर नेल क्लिपिंग्स हैं या इस तरह की कोई चीज़ें हैं, वो लेके उनका एग्जामिनेशन किया जा सकता है। और उस एग्जामिनेशन के अंदर भी अगर वो रेसिस्ट करता है तो उसके ऊपर रीजनेबल फोर्स अप्लाई किया जा सकता है और उस तरह से उसका एग्जामिनेशन किया जा सकता है। और वो एग्जामिनेशन इसलिए किया जाता है ताकि उसकी बॉडी से जो भी कोई एविडेंस अवेलेबल हो, जो उसने अपराध किया हो, जैसे हम कई बार देखते हैं कि कोई दारू पी के कोई ऑफेंस किया हो उसने, तो उसके ब्लड सैंपलिंग से हमें ये पता चल जाता है कि उसने उस वक्त दारू पी थी, कितनी दारू पी थी, या इसी तरह की कोई। दूसरा, ये जो है SI की रिक्वेस्ट के ऊपर कंप्लेन होती है और ये जो एग्जामिनेशन होता है उसका एग्जामिनेशन होने के बाद इसकी रिपोर्ट जो है SI को दी जाती है ताकि वो उसको कोर्ट में पेश कर सके। दूसरा एग्जामिनेशन जो है इसी तरह का एग्जामिनेशन होता है, लेकिन थोड़ा सा इससे डिफरेंट इन द सेंस ये होता है कि उसके अंदर एक रिपोर्ट और बनाई जाती है उसमें। वो भी SI की रिक्वेस्ट पे किया जाता है, लेकिन वो उन ऑफेंसेस में किया जाता है जहाँ अक्यूज जो है वो रेप या अटेम्प्ट टू रेप के लिए जो है वो अक्यूज्ड है। तो ऐसे मैटर्स के अंदर उसके बॉडी से कोई एविडेंसेस अवेलेबल हो सके, इसके लिए उसका एग्जामिनेशन किया जा सकता है। लेकिन उस एग्जामिनेशन की जो है वो एक डिटेलिंग होती है, उसके अंदर उसका नाम, एड्रेस, एग्जैक्ट टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्जाम और एग्जैक्ट टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ एग्जाम वगैरह, ये सारी माइन्यूट डिटेल्स जो उसके अंदर लिखी जाती है और उसके बाद वो सारी डिटेल पुलिस के थ्रू कोर्ट में पेश की जाती है। ये दोनों एग्जाम्स जो होते हैं ये पुलिस अधिकारी की रिक्वेस्ट पे किए जाते हैं। लेकिन एक जो एग्जाम है अंडर सेक्शन 54 जो किया जाता है वो अक्यूज की रिक्वेस्ट पे किया जा सकता है। अगर अक्यूज को ये लगता है कि उसकी बॉडी से कोई एविडेंस ऐसा मिलेगा जो उसके फेवर का होगा, तो वो ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि ये जो है मेरा ऐसा एग्जामिनेशन किया जाए, और वो एग्जामिनेशन किया जाता है। और उसके अंदर भी वो सारे जो ब्लड हैं या ब्लड स्टेन्स हैं या स्वाब्स है या और जो DNA प्रोफाइलिंग के लिए जो मटेरियल है, हेयर्स है या फिंगरप्रिंट्स क्लिपिंग है, वो वगैरह सब ली जाती है, उसका एग्जामिनेशन किया जा सकता है। और उसकी रिपोर्ट जो है वो अक्यूज को दी जाती है ताकि वो अपने केस को कंटेस्ट करने के लिए, अगर वो समझता है कि उसके डिफेंस में उसको हेल्प करेगा तो वो उसको यूज कर सकता है। अब हमने देखा कि जनरली क्या होता है कि विक्टिम का तो जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होता ही होता है, तो इन सर्कमस्टांसेस के अंदर अक्यूज का भी होता है। विक्टिम, जैसे हमने कहा कि अगर 53A के अंदर अक्यूज का फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस होता है और 164A में विक्टिम का भी होता है। अगर उसके जिसके ऊपर रेप या अटेम्प्ट टू रेप कमिट किया गया तो उसके भी सारे एग्जामिनेशन होता है, उसके लिए भी ऐसी एक स्पेसिफिक रिपोर्ट बनाई जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि अरेस्ट जो है वो कई तरह से हो सकती है, विद और विदाउट वारंट भी हो सकती है। ऐसे अरेस्ट जो सिविल मैटर्स भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए अगर वारंट जारी किया गया हो तो सिविल मैटर्स में भी अरेस्ट किया जा सकता है। वारंट ऑफ अरेस्ट जो है टेस्टिमनी के लिए भी दिया सकता है। किसी को गवाह का अगर कोई कोर्ट में पेश नहीं हो रहा, सम्मन जारी हो गए, अवेलेबल वारंट जारी हो गए और वो उपस्थित नहीं हो रहा, तो नॉन अवेलेबल भी जारी किया जा सकता है। तो उस मैटर्स के अंदर भी जो है वो अरेस्ट किया जा सकता है और अरेस्ट करके उसको कोर्ट के समक्ष पेश किया जा सकता है। तो कहने का मतलब कि अरेस्ट के कई तरीके हैं, कई तरीके से कर सकते हैं, कई जने कर सकते हैं। और लेकिन अरेस्ट जो है उसके पीछे एक जो लीगल सैंक्टिटी होनी चाहिए। अरेस्ट शुड बी लीगल, आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए और कोई वेंडाटा के हिसाब से नहीं होनी चाहिए कि पुलिस ने, क्योंकि पुलिस का अगर कोई वारंट मिला है उसको किसी को अरेस्ट करना है तो वो पहले उसको आइडेंटिफाई करेगी कि जिस व्यक्ति को बारे में वारंट में जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो जिसको अरेस्ट कर रहे हैं वो व्यक्ति वही है। ऐसा नहीं है कि उसके गार्ड में आप किसी अन्य व्यक्ति को अरेस्ट कर लो और आप उसको अननेसेसरी अरेस्ट करो। तो अगर इलीगल अरेस्ट भी किया जा सकता है, तो जैसे कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, आपके पास वो रेमेडीज होती है।
तो अब आप समझ गए होंगे कि जो है वो आपकी जो फंडामेंटल राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी है जो है वो विद रेस्ट्रिक्शंस है, एब्सोल्यूट नहीं है कि आपकी लिबर्टी किसी अन्य व्यक्ति के लिए जो है अगर प्रॉब्लमेटिक हो जाती है या किसी के लिए ऑफेंसिव हो जाती है तो उस केस के अंदर ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। डियर फ्रेंड्स, सिंस यू हैव गॉन थ्रू दिस वीडियो, आई आस्क ए क्वेश्चन। एक व्यक्ति हाईवे पे एक चोरी की कार में जा रहा है, उसको पुलिस रोकती है और बोलती है पेपर्स, वो जवाब देता सीजर्स। अब पुलिस के पास तीन ऑप्शंस हैं। पुलिस चाहे तो उसको इमीडिएटली अरेस्ट कर सकती है, या पुलिस उसको अरेस्ट करने का नोटिस दे सकती है, या पुलिस उसका एमवी एक्ट के तहत चालान बना के उसको जाने दे सकती है। प्लीज डू रिप्लाई मी विद योर आंसर्स, प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड also do not forget to subscribe my channel. See you soon in the next video. Till then, take very good care of yourselves.